नमस्कार। चलिए आज 17 दिसंबर को हुई आरआरबी ग्रुप डी की तीसरी शिफ्ट की परीक्षा में पूछे गए कुछ खास सवालों को देखते हैं। हम ये जानेंगे कि क्या क्या पूछा गया और इससे आगे की तैयारी के लिए क्या सीखा जा सकता है। तो ठीक है, सीधे सवालों पर आते हैं। हम इस परीक्षा के हर सेक्शन को देखेंगे ताकि ये समझने में आसानी हो कि अगली बार के लिए तैयारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए। सबसे पहले चलिए नजर डालते हैं करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के सवालों पर। ये वो सेक्शन है जहां दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी परखी जाती है और इस बार भी कुछ काफी दिलचस्प सवाल देखने को मिले। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक इवेंट के बारे में नहीं है। इससे ये पता चलता है कि एग्जामिनर्स ये जानना चाहते हैं कि भारत में होने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों पर किसी की नजर है या नहीं। और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ये आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था और भारत के लिए ये एक बहुत ही गर्व का पल था। हम मेडल टैली में 10वें स्थान पर रहे थे। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे याद रखना चाहिए। अब एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे देश की प्राथमिकताओं से जुड़ा है, बजट आवंटन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल लगभग हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। तो ये राशि थी लगभग 99,859 करोड़ रुपए। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि एकदम सटीक आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। अंदाजा लगाना यहाँ काम नहीं आएगा। राजनीति हमेशा से ही परीक्षा का एक हॉट टॉपिक रही है। ये सवाल दिखाता है कि सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि राज्य स्तर के चुनावों के नतीजों के बारे में भी जानकारी रखना कितना जरूरी है। और ये स्लाइड देखिए, ये सीटों के बंटवारे को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। जैसा कि देखा जा सकता है, बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत था। चले अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। ये सवाल इसरो की एक बहुत बड़ी उपलब्धि पर है, उनका 100वां मिशन। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल था। इसका जवाब है GSLV F-15। ये सिर्फ एक रॉकेट का नाम नहीं है, ये भारत की तकनीकी शक्ति का प्रतीक है, जिसने सफलतापूर्वक एक नेविगेशन सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया था। चलिए अब भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि परीक्षा में बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ को कैसे परखा गया। ऑर्बिटल मैकेनिक्स से जुड़ा एक क्लासिक सवाल। ये सवाल रटने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ब्रह्मांड असल में काम कैसे करता है। तो यहाँ कौन सी दो ताकतें हैं जो काम कर रही हैं? ये स्लाइड इस संतुलन को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। जरा सोचिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को अपनी ओर खींच रहा है जैसे कोई रस्सी हो, लेकिन साथ ही चंद्रमा की अपनी गति उसे सीधा आगे धकेल रही है। इन दोनों ताकतों का नतीजा होता है एक स्थिर, सुंदर ऑर्बिट। ये सवाल फिजिक्स के सबसे बुनियादी फॉर्मूला में से एक पर आधारित है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। किया गया कार्य यानी वर्क डन बस बल को विस्थापन से गुणा करने पर मिलता है, जो इस केस में है 25 जूल। याद रखिए, जूल ऊर्जा की इकाई है, यानी इससे यह पता चलता है कि कितनी ऊर्जा ट्रांसफर हुई। एक और मौलिक प्रश्न, विज्ञान में मानक इकाइयां यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स बहुत जरूरी होती हैं ताकि हर कोई एक ही भाषा में बात कर सके। तो प्रेशर के लिए मानक इकाई क्या है? प्रेशर के लिए सही SI मात्रक पास्कल है, जिसका नाम महान वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम रसायन और जीव विज्ञान के कुछ सवालों पर एक तेज नजर डालेंगे। ये विषय हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सवाल पर्यावरण विज्ञान और हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में है। यह एक बहुत ही प्रासंगिक यानी रेलेवेंट विषय है। प्लास्टिक अपने जटिल केमिकल स्ट्रक्चर के कारण प्रकृति में आसानी से नहीं गलता। ये गैर बायोडिग्रेडेबल है, जिसका मतलब है कि यह सदियों तक पर्यावरण में बना रह सकता है और प्रदूषण का कारण बनता है। परीक्षा में सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि परिभाषाएं भी परखी गईं। मिश्रित कृषि इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, बल्कि यह खेती का एक टिकाऊ तरीका है जो किसानों को अपनी आय बढ़ाने और जोखिम को कम करने में मदद करता है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? भविष्य में परीक्षा देने वालों के लिए मुख्य सीख क्या है? यह विश्लेषण बिल्कुल साफ दिखाता है कि कहां ध्यान केंद्रित करना है। बजट के सटीक आंकड़े, विज्ञान के मूल सिद्धांत, देश की बड़ी घटनाएं और महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये सिर्फ याद रखने वाले तथ्य नहीं हैं, बल्कि ये वो क्षेत्र हैं जो किसी की विश्लेषणात्मक क्षमता को परखते हैं।
और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, इस विश्लेषण के आधार पर तैयारी की रणनीति को कैसे बदला जाएगा? यह जानकारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकती है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो असल में एक प्रतियोगी परीक्षा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। हाँ, आरआरबी ग्रुप डी के एक शिफ्ट में पूछा गया सवाल। तो आज का हमारा मकसद है इन सवालों के ढेर से गुजरना और ये देखना कि ये ज्ञान के कौन से जरूरी हिस्से सामने आते हैं। मतलब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सवाल क्या बताते हैं वो भी। बिल्कुल, ये विज्ञान, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान का एक कह सकते हैं कि तेजी से दौरा होने वाला है। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस तरह की परीक्षाएं हमें ये बताती हैं कि आज के दौर में किस जानकारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सही बात है। ये सिर्फ अलग अलग तथ्य नहीं है, बल्कि ये उस ज्ञान का एक स्नैपशॉट है जिसकी आज के समय में उम्मीद की जाती है। तो शुरुआत कुछ हालिया घटनाओं से करते हैं। पहला सवाल था 2025 पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप के बारे में। ये कहाँ हुई थी? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, और ये 12वां संस्करण था। अच्छा। और इसमें ब्राजील ने 44 पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया और चीन दूसरे पर था। और भारत 22 पदकों के साथ 10वें स्थान पर था। अगला सवाल बजट से जुड़ा है, जो हमेशा ही एक बड़ा टॉपिक होता है। 2025-26 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना आवंटन मिला? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को करीब 99,859 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मतलब लगभग 1 लाख करोड़। हाँ बिल्कुल। और इसमें आयुष्मान भारत के लिए करीब 7,946 करोड़ और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,227 करोड़ शामिल हैं। अब एक राजनीतिक सवाल पर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? बीजेपी को 89 सीटें मिली थी। कुल 243 सीटों पर चुनाव हुए थे। और बाकी पार्टियों का क्या रहा? जनता दल यूनाइटेड को 85 और राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीटें मिली थी। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय विषय भी है। चीन ने किस क्षेत्र के लिए अपना नया के वीजा शुरू किया है? यह वीजा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित मतलब स्टेम के क्षेत्रों के लिए है। अच्छा, तो ये टैलेंट को आकर्षित करने के लिए है। हाँ, एक तरह से टैलेंट की रेस है ये। अब योग की बात करते हैं। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व कहाँ किया? उन्होंने विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम का नेतृत्व किया। और इस साल की कोई थीम थी? हाँ, थीम थी एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये थीम्स भी अक्सर पूछ ली जाती हैं। एक और सवाल सरकारी राजस्व से जुड़ा था। 2025-26 में ऋण को छोड़कर भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां लगभग कितनी हैं? अनुमानित प्राप्तियां हैं 34.9 लाख करोड़ रुपए। और अंत में एक चर्चित वन क्षेत्र के बारे में। कांचागाची बावली वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये हैदराबाद, तेलंगाना में है और इसका क्षेत्रफल लगभग 400 एकड़ है। और ये चर्चा में क्यों था? ये हाल ही में भूमि उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों की वजह से काफी चर्चा में रहा है। चलिए विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इसरो के 100वें मिशन के बारे में एक सवाल था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसमें किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? इसरो ने अपने 100वें मिशन के लिए GSLV F-15 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया। और इस मिशन से भेजा क्या गया था? इसके तहत NVS-02 नेविगेशन उपग्रह को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। अब एक क्लासिक भौतिकी का सवाल। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर सीधी रेखा के बजाय वक्र रेखा में क्यों घूमता है? हाँ, ये सवाल तो हमेशा दिमाग में आता है। ऐसा 2 बलों के संतुलन की वजह से होता है। कौन से 2 बल? एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा को अपनी ओर खींचता है, और दूसरा चंद्रमा की अपनी तेज गति जो उसे अंतरिक्ष में सीधा ढकेलना चाहती है। अच्छा। तो इसी संतुलन से वो एक स्थिर वक्र कक्षा में घूमता रहता है। तो क्या यही कारण है कि पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बिल्कुल, कारण वही है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपना अग्रवेग मतलब फॉरवर्ड वेलोसिटी। अब रसायन विज्ञान से एक सवाल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? स्रोत के अनुसार सही उत्तर CaSO4.2H2O बताया गया है। और अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें गर्मी बाहर निकलती है। जी हाँ। दाब का SI मात्रक क्या है?
दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अब एक व्यावहारिक भौतिकी का प्रश्न, यदि बल 5 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य कितना होगा? कार्य 25 जूल होगा। सीधा सीधा गुणा करना है। एक और सवाल ग्राफ से था, यदि दूरी समय का ग्राफ वक्री यानी कर्व्ड हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वस्तु असमान वेग से चल रही है। मतलब उसकी स्पीड बदल रही है। हाँ, या तो तेज हो रही है या धीमी। प्रकाशिकी से भी एक सवाल था, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विचलित क्यों हो जाता है? क्योंकि श्वेत प्रकाश असल में 7 रंगों का एक मिश्रण है और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हर रंग की अलग अलग तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है। अच्छा, तो इसलिए सब अलग अलग मुड़ते हैं। बिल्कुल, छोटी तरंग दैर्ध्य वाले रंग ज्यादा मुड़ते हैं और लंबी तरंग दैर्ध्य वाले कम, जिससे एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। और आखिर में घरों में फ्यूज को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? फ्यूज को हमेशा फेज या लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है। अब जीव विज्ञान से जुड़े कुछ सवाल देखते हैं। पहला, डॉक्टर दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी को 2025 में किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में, खास तौर पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी में उनके असाधारण काम के लिए सम्मान मिला। यौन संचारित रोगों मतलब एसटीडी से जुड़ा एक सवाल था, बैक्टीरिया के कारण होने वाला यौन संचारित रोग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर था गोनोरिया। तंत्रिका तंत्र किन भागों से मिलकर बनता है? तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 2 हिस्सों से बनता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन के बारे में एक तथ्य था। हाँ, एक प्रश्न के संदर्भ में बताया गया था कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं में से एक होती हैं। अब एक मेंढक लार्वा अवस्था से वयस्क कैसे बनता है? उस प्रक्रिया का नाम क्या है? इस प्रक्रिया को कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अच्छा, जिसमें टैडपोल एक वयस्क मेंढक में बदल जाता है। जी हाँ। इकोकार्डियोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का प्राथमिक उपयोग क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हृदय की बनावट, उसके कक्षों, वाल्वों और सबसे जरूरी हृदय की पंपिंग क्षमता का आकलन करना। मानव द्वारा बनाई गई कौन सी वस्तु है जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं होती? प्लास्टिक। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है और प्रदूषण का कारण बनता है। और कृषि से एक प्रश्न था, मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग क्या है? यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान एक ही खेत पर फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। इससे तो आय के स्रोत बढ़ते होंगे। हाँ, और जोखिम भी कम होता है। अब कुछ विविध प्रश्नों पर आते हैं। मार्च ऑफ मैंगलोरियन पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक पत्रकार KR आरोग्यम है। और ये किताब किस बारे में है? यह पुस्तक 1975 में भारत की हॉकी विश्व कप जीत पर आधारित है। INS धमाल, जिसे भारत इस्तेमाल करता है, किस देश ने सौंपा था? यह एक तलवार श्रेणी का स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे रूस ने भारत को सौंपा था। और आखिरी सवाल, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अभिक्रियाशीलता श्रेणी का सही क्रम क्या था? स्रोत में ये उल्लेख किया गया है कि एक विशेष विकल्प ऑप्शन नंबर C सही था, पर वो क्रम क्या था इसका पूरा ब्यौरा नहीं है। लेकिन सिद्धांत तो पता ही होगा। हाँ, सिद्धांत यह है कि कैल्शियम एल्यूमिनियम से कहीं ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो सही क्रम में वो हमेशा पहले आएगा। तो ये थी सामान्य ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों की एक तेज यात्रा। हाँ, अंतरिक्ष मिशन से लेकर रासायनिक सूत्रों और राष्ट्रीय बजट तक दायरा काफी व्यापक है। ये सच में दिखाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के लिए कितनी विविध जानकारी की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये केवल तथ्यों को याद रखने के बारे में नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों को समझने की क्षमता के बारे में भी है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ, जब हम इन सभी सवालों को एक साथ देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में सामान्य ज्ञान की परिभाषा क्या है। क्या ये सिर्फ तथ्यों का एक संग्रह है या फिर ये विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करने की क्षमता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबसे महत्वपूर्ण, ये ज्ञान उस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है जिससे इसे जानने की उम्मीद की जाती है।